नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बरेली में 26 सितंबर जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद अब सियासत तूफान पर है। एक और योगी सरकार उपद्रवियों को चुन चुन कर सबक सिखा रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष ने इसे सरकारी दमन बताते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी ने हालात की जानकारी लेने के लिए बरेली जाने का ऐलान किया। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बरेली के लिए कूच भी किया, लेकिन पुलिस ने सपा नेताओं को रास्ते में ही रोक दिया। कुछ रास्ते में रोके गए तो कुछ हाउस अरेस्ट किए गए और अब इसी को लेकर सियासत गर्म है। देखिए, सवाल कई सारे हैं। आखिर क्यों नहीं थम रहा बरेली में बवाल? कौन है इस बवाल के लिए जिम्मेदार? विपक्ष की आवाज दबा रही सरकार या बवाल की आग में घी डाल रहा है विपक्ष? कई सारे सवाल हैं, आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार समाजवादी पार्टी का एक जनप्रतिनिधियों का डेलीगेशन अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ अग्रसर था। वहां पर जिस तरीके से प्रताड़ित एक कम्युनिटी को किया जा रहा है, उनसे मिलने के लिए हम वहां जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने रोका है और हमारी कोशिश यही है कि हम उनसे मिले, उनकी पीड़ा को समझे और उनकी पीड़ा को उठा सके। समय ये कह रही है कि आप वापिस चले जाओ, हम ये कह रहे हैं हम अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। और रामपुर, बरेली, लखनऊ, बनारस, मुगलसराय सारे हमारे देश के हिस्से हैं। हम कहीं भी जा सकते हैं। आपको कहीं रोकना है, अगर कहीं कोई धारा कानून आपने रोक निषेध किया है प्रवेश, तो वहां घुसने में रोक दीजिएगा। क्या प्रवेश निषेध है, वहाँ रोकिए। अब आप सड़क के विचरण को भी रोकेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 163 की धारा का सेक्शन का हवाला दिया जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वहां पर अकेले जाने के लिए तैयार हूँ। जाहिर सी बात है, बाहरी लोगों पर आने के लिए पाबंदी लगा दी गई है, तो वहां पर मैं कोई आम व्यक्ति नहीं, मैं एक संवैधानिक संसद का सदस्य हूं, उस नाते वहां के लोगों का हाल जानना चाहता हूं, इसलिए इस प्रकार से रोकना गलत है। समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझ करके भावनाएं भड़काने के लिए अब प्रतिनिधिमंडल भेजने का एक स्वांग रच रहे हैं और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज सामने सांप्रदायिक सद्भाव को बना रखा है, जो दंगों से मुक्त कर रखा है, ये बना रह सके। ज्वलंतशील मुद्दों पर राजनीति करके उत्तर प्रदेश की स्थिति का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना समाजवादी पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है और इसीलिए ऐसे ज्वलंत विषयों पर राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जल्दी ही बरेली की स्थिति सामान्य होगी और मुझे लगता है कि उसी के बाद जाकर वे वहाँ लोगों से मिल सकेंगे। ये प्रशासन का निर्णय है, स्थिति शांतिपूर्ण हो इसलिए उन्हें सहयोग करना चाहिए। देखिए, बरेली में बवाल हुआ, वो बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ ना कुछ चल रहा है और अब सियासत भी जोरदार हो रही है। योगी सरकार एक्शन लेने की बात करती है, कार्रवाई करने की बात करती है, और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को लेकर एक पूरा पैनल लेके, एक पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां जाना चाहता है, चीज़ों को देखना चाहता है, समझना चाहता है। सवाल इस बात का है कि जिस तरह का माहौल इस वक्त बरेली में है, कोई एक छोटी सी ऊंच नीच भी होती है और बड़ा एक कोई घटनाक्रम सामने आ सकता है। इसीलिए एहतियातन विपक्ष को रोका गया। या फिर एक दूसरा पहलू भी है, ये शासन प्रशासन बहुत बेहतर इस पर चीज़ों को रख पाएगा कि आखिर क्यों विपक्ष को रोका गया, क्या विपक्ष का राइट नहीं बनता। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अक्सर जब इस तरह के कोई सेंसिटिव मामले होते हैं तो कोई भी बड़ा दिग्गज जाने की कोशिश करे, यदि कहीं हिंसा हुई है या इस तरह का कोई घटनाक्रम हुआ है तो वहाँ पर थोड़ा सा उसे राजनीति से दूर रखने की कोशिश की जाती है, ताकि किसी भी वजह से कोई और बड़ा एक माहौल ना बन जाए। अब सवाल यहाँ ये है कि ये जो पूरा सिनेरियो हुआ, ये एक स्लोगन, एक पोस्टर से चला जो चलते चलते इस हद तक पहुंच गया कि अब ये थम नहीं रहा, तो आखिर रुकेगा कब और मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? सीधे चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शमशी आजाद जी, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, स्वागत है उनका। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह, अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, आपसे कुछ देर में जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर आलोक सोती, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी सर, दोनों मेहमान अभी क्योंकि कनेक्ट नहीं है। आलोक जी, बड़ा सवाल है, बरेली में जो कुछ भी हुआ,
एक स्लोगन, एक पोस्टर से शुरू हुई ये कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब जो कुछ भी सिनेरियो बरेली में है, एक तरफ योगी सरकार एक्शन की बात कर रही है, एक्शन हो भी रहा है, कार्रवाई हो भी रही है, दूसरी तरफ विपक्ष जाना चाहता है तो उन सबको कोई नजरबंद है, कोई हाउस अरेस्ट है, किसी को रोक दिया गया है, कोई जाने नहीं दे रहा। इन सब में ना सियासत उलझी है। एक तरफ ये इस तरह के आरोप हैं कि आप जाने नहीं देना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा कि प्रशासन गलत करता है या विपक्ष गलत कर रहा है। लेकिन मामला सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये रुक नहीं रहा, कौन जिम्मेदार है, कैसे थमेगा? देखिए राखी जी, जो भी धार्मिक मसले होते हैं बड़े संवेदनशील होते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। इसमें देखा गया, मांझी में भी देखा गया है कि अगर इस तरीके के जो मसले आते हैं उसमें अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है प्रशासन के द्वारा या शासन के द्वारा, तो ये मसले जो है बहुत बढ़ जाते हैं। आपने देखा है, चाहे बरेली हो, चाहे बदायूं हो, चाहे संभल हो, चाहे आपका रामपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे नगीना हो, चाहे बिजनौर हो, ये जो इलाके हैं एक समय 80 के दशक में बहुत ही संवेदनशील रहे हैं। एक लंबा यहाँ का इतिहास है, उसमें हम फिर से 40 साल पहले नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जो प्रशासन के पास और शासन के पास जो पूर्व अनुभव है, वो उन चीजों का फायदा उठाना चाहता है और देखना चाहता है कि इस तरीके की वर्तमान परिस्थिति रखी जाए जिसकी वजह से जो है पुनरावृत्ति ना हो सके, जो पहले यहाँ पे 40 साल पहले या 20 साल पहले या अभी आपने देखा था कुछ साल पहले बरेली में की स्थिति क्या रही थी। तो ऐसे में जहां भी इस तरीके की धार्मिक मसले उठते हैं और अनरेस्ट होती है, जिस तरीके की आप देख रहे हैं राजनीति भी इसमें होने लगती है, तो कोशिश की जाती है शासन प्रशासन के द्वारा कि राजनीति से इसको दूर रखा जाए। जितना दूर रखा जाएगा आप देखेंगे जनता के लिए, शहर वासियों के लिए, सबके लिए उचित रहता है, क्योंकि राजनीति में तो राजनीति करनी पड़ेगी। और आप देख रहे हैं कि सपा के पास 37 सांसद हैं और विधायकों की भी संख्या ज्यादा है, तो विपक्ष को अपना एक दिखाना पड़ेगा। और सपा के साथ जो है मुस्लिम वोट हमेशा से जुड़ा हुआ है और ये मसला मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सपा को जो है जोर शोर से इसमें खड़ी होगी और अपना प्रयास करेगी। लेकिन उसी समय शासन को भी और प्रशासन को भी सतर्क रहना पड़ेगा। इस सतर्कता के रहते हुए आपने देखा कि जो प्रतिनिधि मंडल है माता प्रसाद जी के नेतृत्व में जा रहा था, उसको रोका गया है जहां जहां वो रोक सकते थे। बरेली से काफी दूर पहले ही रोक लिया गया और साथ में जिनको हाउस अरेस्ट कर सकते थे, जैसी सूचना आप भी दे रही हैं, हमारे पास भी आ रही है, तो उनको कर दिया है। और धारा 144 तो लाजमी है, वहां लगी होगी। लोग कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि हम अकेले जाना चाहते हैं, लेकिन जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की सतर्कता सात प्रशासन ने अपनाया है, तो वो किसी भी लोकप्रिय या जो चुना हुआ जो आपका जनप्रतिनिधि है उसको वहां तक घटनास्थल तक पहुंचने से रोक रहा है, जिससे कि शासन और प्रशासन चाहता है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे स्थिति जो है सामान्य हो जाएगी, लेकिन अभी सतर्कता बरतने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। शमशी आजाद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? शमशी आजाद जी, माना कि कार्रवाई हो रही है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि बरेली में जिस तरह से पूरी चीज़ें हुई हैं अब अच्छा नहीं लग रहा। बट सवाल इस बात का भी है कि समाजवादी पार्टी जो है या विपक्ष जो है वो जानना चाहता है, समझना चाहता है, बात करना चाहता है, उन्हें इस तरीके से क्यों बंद किया जा रहा है या रोका जा रहा है। ये बात मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसी संवेदनशील जगह या इस तरह की कोई चीज़ें यदि हो जाती हैं तो बिल्कुल एक एहतियातन रोका जाता है। कोई भी दिग्गज हो, कहीं कोई बड़ी कोई और ऐसी चीज़ हो गई तो जाहिर तौर पर जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की होगी। लेकिन वो जिस तरह से इकट्ठे हुए हैं और जानना चाहते हैं, बड़ा विपक्ष है, उन लोगों के कई सारे आरोप हैं इनको लेकर। देखिए, मैटर ये है कि जब स्थिति इस लेवल पर आ जाती है कि वहाँ पर पथराव एक तरफा होने लगता है प्रशासन के ऊपर, उसके बाद प्रशासन किसी भी तरीके से उस पर जब कंट्रोल पा जाता है, तब विपक्ष को ये लगता है कि नहीं भाई, इस तरीके से तो मामला शांत हो जाएगा। और मामला शांत हो जाएगा, अल्पसंख्यक अगर शांत हो जाएंगे और दंगे नहीं भड़काएंगे, प्रदेश में आग नहीं लगेगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा, तो हम राजनीति किसके ऊपर करेंगे। तो उनको लगता है कि भाई अगर डेलीगेशन न जाए, अगर उनके कार्यकर्ता मदद करना चाहते, तो हमारे ख्याल से ऐसा तो है नहीं कि बरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। एक बड़ा जत्था वहाँ पर उनका मौजूद है, कोई सहायता करना चाहते हैं, कोई मदद करना चाहते हैं तो उनके माध्यम से भी करवा सकते हैं। लेकिन स्पेशल एक डेलीगेशन ले जाकर वहाँ पर इस तरीके से कि फिर से एक शांति बन जो गई है वहाँ पर, उसको भंग करने की कोशिश करना, वहाँ पर दोबारा से दंगे भड़काना, वहाँ पर दोबारा से इस तरीके के हालात पैदा करना,
तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, और इसीलिए जब ऐसी स्थिति होती है तो सरकारों के पास ये पावर होता है कि ऐसी स्थिति को बनाए रखा जाए, ताकि दोबारा से वहां पर जो शांति भंग हुई दोबारा से इस तरीके की बातें पैदा न हो। ठीक है, रविंद्र जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, रविंद्र जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। आलोक जी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और एक उनकी तरफ से भी एक कटाक्ष जैसा है कि शायद विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इतनी आसानी से ठंडा ना हो जाए, तो चीज़ों को जाना है, या हो सकता है वो क्रिएट करने की एक मंशा हो। मैंने कहा ना, हर एंगल से सोचा जाए, लेकिन अभी तो हमारे पास इन सारे सिनेरियो में, इस राजनीति के बीच में मुख्य रूप से फिर वही सवाल आता है कि ये बवाल थम क्यों नहीं रहा, और ये शुरू कहाँ से हुआ था। तो जिन लोगों पर कार्रवाई होनी थी वो की जा चुकी है, और चीजें हो रही हैं, जो बुलडोजर चलने थे वो भी चल चुके हैं। अब तो इसको खत्म होना चाहिए, अब तो चीजें रुक जानी चाहिए। कौन है इसके पीछे? क्या इससे राजनीति से इतर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को हवा दे रहे हैं या आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? जी हाँ राखी जी, आप देख रहे हैं कि बीजेपी सत्तारूढ़ है और एक बार नहीं दोबारा ये सत्ता में आई है, तो जाहिर सी बात है जो राजनीति करते हैं वो उनका भी एक अपना अधिकार है। और आप देखते हैं कि जिस तरीके से लोकतंत्र में सरकारें बदलती हैं, तो केवल आप ये ना समझिए कि एक अच्छी जो है व्यवस्था के होने के कारण या विकास की जो बात होती है, केवल उससे ही सत्ता का परिवर्तन नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में या भारत में जो सत्ता परिवर्तन होता है वो कई चीज पे भी आधारित रहता है, चाहे वो जाति पर आधारित हो, चाहे वो धार्मिक मसले पर आधारित हो। इसलिए चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो कोशिश करता है कि अगर कुछ ऐसे मसले आते हैं जिसमें जाति और धर्म का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें जो है उसको वो कैश करना चाहती। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष है बीजेपी, वो चाहेगी कि इस मसले को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए और इसमें जो है इसकी समाप्ति की जाए। आई लव मोहम्मद का जो नारा दिया जा रहा है, जिससे कि एक पक्ष को जो है, धार्मिक पक्ष को जो है वो कंसोलिडेट किया जा रहा है, उम्मा के सिद्धांत पे आधारित है। क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे कोई भी धार्मिक हो, जाति हो, वो टुकड़ों में बटी रहती है। इसमें भी आप देखते हैं काफी फिरके होते हैं, लेकिन उन सबको एक मोहम्मद साहब को ही मानते हैं, तो मोहम्मद साहब के ही नाम पे लोगों को ये किया जा रहा है। तो इसमें कहने को धार्मिक मसला है, लेकिन अगर इसके पीछे देखें तो राजनीतिक हिंसा भी नजर आती है। लेकिन जो कि सत्ता में बीजेपी है, तो उसकी प्राथमिकता भी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखा जाए। तो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जो भी वो कर सकती है वो कमर कस के कर रही है। और उसी की एक आप कड़ी देख सकते हैं कि जो विपक्ष का प्रतिनिधि मंडल आया है, उसको उन्होंने वहां जाने से उसको रोक दिया है। तो इसमें कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मसले बड़े पेचीदे होते हैं, लेकिन फिर भी पक्ष विपक्ष अपने स्थिति को मजबूत बनाए हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, रविंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ रविंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम। हाँ रविंद्र जी, बरेली को लेकर ये चर्चा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो प्रतिनिधिमंडल है, आप लोग जाना चाहते हैं, प्रशासन ने रोका, कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट भी किया गया। मुख्य रूप से जाना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, चीज़ों को देखना चाहते हैं। विपक्ष होने के नाते आपका पूरा राइट है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शांति आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही। जो सीधा आरोप उनका है वो मैं बता रही हूँ। और जब कोई शांति अच्छी नहीं लगती है तो ऐसी जगह जाके कुछ चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करना है ताकि हंगामा और भड़के। और यदि ये आरोप में दम नहीं है तो इस समय पे आपको लगता है वहां जाना ठीक होगा? मान लीजिए कोई और ऊंच नीच हो जाती है या कोई और एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है या किसी बड़े दिग्गज पर कोई चीज़ अटैक हो जाती है, फिर भी जिम्मेदारी तो प्रशासन पर आएगी। राखी मैम, अगर उत्तर प्रदेश का शासन ऐसा सोचता है तो वो अपने निकम्मेपन का परिचय देता है। विपक्ष का काम यही जो आपने कहा, कहीं भी ऐसा लगता है कि जनता के साथ उत्पीड़न हो रहा हो और शासन और प्रशासन जनता की मदद नहीं कर पा रहे हो, तो विपक्ष जाता है, प्रतिनिधिमंडल जाता है, अकेला व्यक्ति भी जाता है। तो 17 आदमी के प्रतिनिधिमंडल को अगर जाने से वहां उपद्रव होने की आशंका रहती है, तो इतने पुलिसकर्मी, 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, तो अगर वो 17 लोगों के जाने से जो उपद्रव की आशंका नहीं रोक सकते हैं, तो ये जो यमराज वाली थ्योरी है उत्तर प्रदेश शासन की, वो स्वयं में गलत है। और दूसरा बात है, ये विपक्ष का अधिकार है। अगर याद हो तो उत्तर प्रदेश में ही विधानसभा को एक दिन के लिए अदालत बना दिया गया था और विशेषाधिकार हनन
का प्रस्ताव पारित हुआ था। सलील बिश्नोई एक विधायक है भाजपा के, 6 पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया गया था। तो हमारे वहां पर जाने वाले ज्यादातर माननीय हैं, उन सबके पास ज्यादातर सांसद हैं, उनके पास विशेषाधिकार है। उस विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी ला सकते हैं, और ऐसा दृश्य कभी ना कभी केंद्र सरकार में भी देखने को मिल सकता है। दूसरी बात है, कहीं पर पूरे विश्व में अगर आप देखिएगा तो यही प्रक्रिया है कि विपक्ष जाता है और उसको जाने दिया जाता है। अगर नहीं जाने दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं वो। सबसे जो खराब बात हुई है, हमारे जो माननीय नेता प्रतिपक्ष है श्री माता प्रसाद पांडे जी को, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसका क्या मतलब होता है? आप ले जाइए ना उनको, 16-17 माननीय जानना चाहते हैं आप उनके पूरे एस्कॉर्ट करते हुए ले जाइए। पहली बात, उनके साथ ही उत्तर प्रदेश के सुरक्षा कर्मी रहते हैं, एक एक पल की आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात है, आप उनको एस्कॉर्ट्स करके ले जाइए जहां जाना चाहते हो। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। और जब माननीयों को नहीं जाने दे रहे हैं, नेता विपक्ष को नहीं जाने दे रहे हैं, तो वहां की जनता की हाल को जाना जा सकता है कि वहां की जनता के साथ वहां का सरकार क्या, वहां की प्रशासन क्या दुर्व्यवहार कर रही होगी। तो जो बरेली का मामला है, इसी प्रकार से बहराइच का मामला हुआ था, इसी प्रकार से संभल में मामला हुआ था, जहां दंगा कराने का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किया गया, और तीनों जगह कुछ न कुछ छुपाने का प्रयास किया गया। हमारा शासन रहा है जहां पर गए हो, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने 17 बार विजिट किया था, जहां पर इस प्रकार की छोटी छोटी पिटी ऑफेंसेस हुए थे, वहां पर गए थे और सुरक्षा उपलब्ध करा के उनको वहां तक हम लोग ले गए थे और लाके वापस छोड़ा था, स्पॉट्स करके स्थानीय अलग अलग थाना ने और स्थानीय पुलिस ने। तो मुझे लगता है कि हम मांग करते हैं कि हमारी मांग को मानी जाए और लोकतंत्र को बहाल किया जाए। जी धन्यवाद। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। शमशी आजाद जी, मुझे लगता है रविंद्र जी जिस तरीके से बातों को रख रहे हैं, समझना तो पड़ेगा सर। देखिए, ये विषय यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, या मैं नहीं चाहती कि ऐसा होना चाहिए कि पक्ष ने कुछ कर दिया या पक्ष जानबूझ करके किसी एक पक्ष के लिए इस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, किसी वर्ग के लिए, या विपक्ष जानबूझ के ये सारी चीज़ों को क्रिएट कर रहा है। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा था। देखिए कहाँ से शुरू हुआ, बढ़ता गया, लगातार रुक नहीं रहा। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जितनी आपकी जिम्मेदारी है उतनी विपक्ष की भी है। जी देखिए, जब स्थिति को, वही तो कह रहे हैं ना कि जब स्थिति को किसी भी तरीके से हैंडल किया गया, इसको कवर किया गया, सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि अल्पसंख्यक समाज जो होता है, मैं भी अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ, बहुत ही सॉफ्ट होता है। उनकी भावनाओं को जब आप भड़का देते हैं तो कहीं ना कहीं वो उत्तेजित हो जाते हैं, उसके बाद कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ यही हुआ, पैगंबर मोहम्मद साहब का मामला था, कानपुर का मामला था, तौकीर रजा के भड़काने पर, जबकि प्रशासन ने बिल्कुल साफ बना किया कि इस तरीके का प्रदर्शन आप नहीं कर सकते, जुमे का दिन है, माहौल सही नहीं चल रहा, और भी जिलों में इस तरीके का प्रदर्शन किया गया था, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। अब ये तुले हुए थे और उन्होंने उसके बाद सुबह 10 बजे भी एक बार व्हाट्सएप पे अपना मैसेज जारी किया कि नहीं, कार्यक्रम जो है किसी भी हाल में हो ना। उसके बाद बेगुनाह बेजुबान मासूम मुसलमान उनके हाथों में किस तरीके से आपने देखा कि पत्थर और लाठियां, और उसके बाद किस तरीके से उन लोगों ने उपद्रव किया, शांति भंग किया, और वहां पर पुलिस की लाठीचार्ज की गई। उसके बाद कार्रवाई हुई और किसी भी तरीके से मामले को जब शांत कर दिया गया, फिर ये डेलीगेशन लेके हमने कहा ना कि भाई आप मदद करना चाहते हैं, आप सहायता करना चाहते हैं, आप नेतागिरी करने चाहते हैं, 27 के चुनाव में उनका वोट लेना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने 22 और 24 में वोट लिया, तो आप अपने नेताओं से, वहाँ लोकल नेताओं से कैसे जो स्तर था उसकी जानकारी करते। आप जहाँ डीजीपी से मिलते, मुख्यमंत्री से मिलते, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले जो अधिकारी हैं उनसे मिलते कि भाई वहाँ की स्थिति कैसे चली, तब तो समझ में आता। लेकिन वहाँ की स्थिति इस तरीके से है कि वहाँ पर किसी भी बाहरी का आना जाना रोक है, इंटरनेट पर पूरी तरीके से कल रोक लगा दी गई और अभी भी शायद बरकरार हो। ऐसी स्थिति में जाकर वहां पर सिर्फ और सिर्फ जनता को भड़काना, सिर्फ और सिर्फ दंगे कराना, इस मंशा को जो योगी सरकार किसी भी हाल में होने नहीं देगी, किसी भी हाल में पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि योगी सरकार ने प्रण लिया है कि हम अपराधियों से उत्तर प्रदेश को मुक्त करेंगे, दंगों से मुक्त करेंगे। हम नहीं चाहते कि जब हम 27 का चुनाव हो तो समाजवादी पार्टी हमारे पर इल्जाम लगाए, इनकी भी सरकार में दंगे हुए थे, इनकी भी सरकार में मुसलमानों के घर जलाए गए, इनकी भी सरकार में मुसलमानों की हत्याएं की गई। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है कि लगातार 12 से 17 तक जो है प्रदेश दंगे की आग में जलता रहा, लोग त्राही त्राही करते रहे, घर जलते रहे, अल्पसंख्यक समाज की दुकानें लूटी जाती रही, सरकार इनकी
और उसके बाद भी सारा जुल्म सितम अल्पसंख्यक समाज पे हुआ। कम से कम आज उस स्थिति से तो हम दूर हैं। तो आज हम यही चाहते हैं कि प्रदेश में अमन चैन बना रहे और विपक्ष से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे मामलों में धर्म को लाने की कोशिश न करें, ऐसे मामलों में धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम न करें और अखिलेश यादव को स्वयं इस मामले में उतरकर हाथ जोड़कर अपने कार्यकर्ताओं से जनता से अपील करना चाहिए कि कृपया शांति बनाए रखे। प्रदेश में जो अमन चैन जिस तरीके से चल रहा है, राजनीति का समय इस वक्त नहीं, हर जगह पर राजनीति नहीं की जाती। प्रदेश का विकास थम जाएगा अगर इस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने घिनौनी हरकत करती रही, तो वो दिन दूर नहीं कि कुछ भी हो सकता है। चलिए, मुझे तो ऐसा न जाने क्यों लग रहा है रविंद्र जी, बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, बार बार जो मैं समझ पा रही हूँ, सीधा आरोप है आप लोगों पर। और ऐसा ना जाने क्यों लग रहा है कि एक पोस्टर से विवाद हुआ लेकिन पूरा का पूरा ठीकरा समाजवादी पार्टी पर फोड़ा जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि आपके प्रतिनिधिमंडल को जाने भी दिया जाता, मान लीजिए विपक्ष में होने के नाते, तो आप लोग कुछ भी कर देंगे और हिंसा फिर भड़काने का काम करेंगे। सीधा आरोप है। शमशी आजाद जी का स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। देखिए, क्लियर इसी वजह से है ना, क्योंकि जब शांति बनाई जा चुकी है, अमन चैन वहां पर हो चुका है, तो दोबारा से इनको जाने की जरूरत तो है नहीं। हमें नहीं लगता कि ये इरफान सोलंकी के घर पे गए हो, इरफान सोलंकी से मिलने जेल में गए हो, या बेग साहब वहाँ भदोही में उनसे मिलने जेल गए हो, आजम खां से मिलने जेल गए, उनसे परिवार से मिलने जेल गए हो, जो इनके सरकार के प्रतिनिधि रह चुके हैं, इनके सरकार में बड़े मंत्री बड़े नेता रह चुके हैं, उनसे तो मिलने के लिए जाते नहीं। लेकिन इनको बरेली जाने की बड़ी फिक्र लगी कि बरेली में जाना है जरूरी, बरेली में जाना है। शमशी आजाद जी, जवाब दे दीजिए। राजनीति करना चाहते हैं। हाँ, रविंद्र जी बोलिए। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जैसे अपने पार्टी की तरह इतिहास में जीवित हैं, वर्तमान में जीवित नहीं है। जितनी भी बातें इनको हमारे ऊपर वोट बैंक का कहा, तो क्यों वोट बैंक की बात कर रहे हैं? वहां पर बात समाज वोट बैंक का नहीं है। और जो ये प्रचलित किया जा रहा मुसलमान नहीं, बरेली की हिंदू जनता भी इससे पीड़ित है। वो चाहे इंटरनेट बंद कर दिया गया हो, चाहे रोडों पे मूवमेंट बंद कर दिया होगा हो, दूध की समस्या आ रही हो, राशन की समस्या आ रही हो, सभी लोग पीड़ित हैं। हम जाके देखना चाहते हैं। हम आपकी सुरक्षा में जाके गोरखपुर में देखे हैं कि हमको हमारे नेता प्रतिपक्ष को गुंडों ने, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पीटा है। तो जब आप गोरखपुर में पीट सकते थे, तो आप यहाँ हमको कम से कम सुरक्षा देके वहां तक ले तो जा सकते थे। और ये हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारे ऊपर आरोप लगाते रहे दंगे उंगे का, तो दंगे का आप 400 दंगे का आरोप लगाए और 16 दंगों में भारतीय जनता पार्टी के माननीय लोग अदालत से सजा याफ्ता हो गए। तो बात इसकी अभी नहीं है कि पिछले कितने दंगे हुए, बात यह है कि बरेली की जनता पीड़ित है। आप उसको हिंदू मुसलमान में बांट के अब मत देखिए, जैसा कि प्रशासन कह रहा है या दूसरे लोगों से कहलवा रहा है। वहां पर समूची जनता पीड़ित है। किसी के पास, ज्यादातर लोग जो आम सुविधाएं होती हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उससे वंचित रखे गए हैं। यही काम है नेता, आपके पास सरकार से ज्यादा इनपुट है क्या? नेता प्रतिपक्ष यही पर है, नेता प्रतिपक्ष का यही काम है कि जब विपक्ष जाएगा वहां पर तो यह समझ के आएगा और बताएगा। अब दूसरा विषय है, जो भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रही है, चलिए, राष्ट्रीय महत्व। शमशी आजाद जी और रविंद्र जी, एक सेकंड रुकिए क्योंकि समय हो गया है। मैं चाहती हूँ 10 सेकंड में आलोक जी, इसका एक क्या समाधान हो सकता है? यहाँ तो सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। देखिए, रविंद्र प्रताप जी ने बड़े ही विनम्र होकर अपनी बात को रखा है और इस बात को शासन प्रशासन को देखना भी चाहिए। ठीक है, 17 लोग का मंत्रिमंडल प्रतिनिधिमंडल था, बड़ा था, उसको छोटा भी किया जा सकता था। और लोकतंत्र के अंदर ये जो जमहूरियत है, उसमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं कि अगर इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो दोनों, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों मिलकर इस पर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उनके प्रतिनिधिमंडल को जिन लोग से मिलना चाहते थे, एक छोटी सी मीटिंग्स करा के इस सिचुएशंस को और बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। अब ये देखने वाली, चूंकि हम लोग दूर बैठे हैं, वहां की स्थिति क्या है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में शासन प्रशासन मिलकर इस समस्या का हल निकाल देगा। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, कौन जिम्मेदार है, ये सवाल जैसा बना रहेगा। इसलिए बना रहेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि समाजवादी पार्टी इसके पीछे है। पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं एक बार फिर से अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, शासन प्रशासन ने अपनी तरफ से जो स्टैंड लिया, जो कार्रवाई करी है, वो ठीक है। मामले को ठंडा होने दीजिए, लोगों से अपील करिए कि वो शांति बनाए रखें। इस पूरे मामले को खत्म करना है, ना कि इसे बढ़ाना है। एक बात
बात वरिष्ठ पत्रकार ने बहुत अच्छी कही कि यदि समाजवादी पार्टी, जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, उन्हें लगता है कि उनका प्रतिनिधिमंडल किसी से मुलाकात करना चाहता है तो शासन प्रशासन जाके ये तमाम चीजों को करवा सकता था। अब आप नजरबंद कर देंगे, सांसदों विधायकों को जाने नहीं देंगे, तो देखिए ये राजनीति तो भड़केगी, और जितनी राजनीति भड़केगी इस मामले का कोई सॉल्यूशन या समाधान नहीं निकलता दिखता। आगे क्या होगा ये देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।